चलो मालिक, करें चालू। चलो साहब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। चलें साहब, कल हमने चालू किया था यूनिट नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स की, जिसमें कहानी जो हमारी चालू हुई थी वो थी सेक्शन नंबर 18 से। सेक्शन नंबर 18 हमने पढ़ा था और हमने ये देखा था कि अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो योर गुड्स मस्ट बी असर्टेन, गुड्स का असर्टेन होना जरूरी है। अरे हाँ, यहीं से ही कहानी की शुरुआत हमारे हिसाब से हुई थी, चलेगा। कल सेक्शन नंबर 18 पढ़ा, सेक्शन नंबर 19 ने क्या बोला था साहब? बोलो साहब, सेक्शन नंबर 19 ने क्या बोला था कि साहब जो प्रॉपर्टी होगी वो तभी पास होगी जब गुड्स होगा स्पेसिफिक और असर्टेन। ये सेक्शन नंबर 19 की कहानी थी। सेक्शन नंबर 20 क्या बोल रहा था कि स्पेसिफिक गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। फिर आया था कि अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में ना हो तो साहब उसको हमें डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। चलें, फिर क्या था साहब? स्पेसिफिक भी है, डिलीवरेबल में भी है, बट प्राइस को असर्टेन करना है। तो साहब जब तक कि प्राइस असर्टेन ना हो जाए तब तक आप प्रॉपर्टी पास नहीं कर सकते हैं। चलेगा साहब। और जो लास्ट सेक्शन मेरे हिसाब से पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 24, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। ये भी हमने आपके साथ कल की क्लास में आई थिंक खत्म कर लिया था। अच्छा, एक और पढ़ा था सेक्शन नंबर 25, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है, उसने रिजर्व कर रखा है, तो साहब जब तक कि वो कंडीशन पूरी ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। वो हो सकता है पेमेंट के रिलेटेड हो या कोई और भी कंडीशन हो सकती है। चलेगा साहब। आइए साहब, आज की जो कहानी है वो चलेगी सेक्शन नंबर 26 से, जो ये बोलती है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद दी प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि जनरल रूल ये बोलता है कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसके साथ रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता है। यही लिखा है साहब सेक्शन नंबर 26 में। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer। ये हम समझते हैं कि साहब अल्टीमेटली रिस्क इनिशियली में किसकी है? सेलर की है, जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी है वो पास ना हो जाए। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इज इन ट्रांसफर्ड टू द बायर, द गुड्स आर द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और। साहब आप समझो, जैसे ही प्रॉपर्टी पास हो गई, अब भले उसकी डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो, जैसे ही प्रॉपर्टी पास हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर, नाउ इट इज द रिस्क ऑफ बायर। इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड। यहां पर कुछ कहानी बेटा अलग चालू हो रही है। साहब रिस्क पहले किसकी है? सेलर की है। फिर प्रॉपर्टी पास हुई तो रिस्क किसकी? बायर की, भले डिलीवरी हुई हो या नहीं हुई हो। लेकिन लॉ मेकर बोलते हैं कि साहब जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है किसी एक पार्टी की वजह से। जो डिलीवरी में डिले हो रहा है वो किसी एक पार्टी की वजह से हो रहा है। वो सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है। अब जिसकी गलती से डिले हुआ और उस वजह से, डिले की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो रिस्क किसकी? जिसका डिफॉल्ट था। आओ साहब पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड because of the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of party in। साहब अगर डिले की वजह से कोई नुकसान हुआ, और डिले होने की वजह या तो बायर था या तो सेलर था, तो डिले होने के पीछे जो भी व्यक्ति था, डिले की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी उस डिफॉल्टिंग पार्टी की रहेगी, भले उस समय प्रॉपर्टी किसी की भी हो। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप किसी की भी। मैंने एसी परचेस किया था, उसने बोला साहब मैं डिलीवरी आपको 4 बजे दे दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल। उसने जैसे ही 4 बजे फोन लगाया कि साहब हम डिलीवरी देने आ रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं अभी मैं घर पे हूं ही नहीं। उसने बोला फिर, मैंने कहा 6 बजे। उसने 6 बजे फिर फोन, मैंने कहा बीबी मैं घर पे नहीं हूं। डिले हो रहा है साहब डिलीवरी में। रीजन कौन है? बायर। भले प्रॉपर्टी पास हो गई थी या भले प्रॉपर्टी पास नहीं हुई थी, लेकिन अगर डिले की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी टूट जाती है, डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज हुआ है डिले की वजह से। अगर डिलीवरी ऑन टाइम हो जाती तो ये नुकसान।
तो अब डिले की वजह कौन है? बायर। तो जो डैमेज हुआ है, जो लॉस हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी? भले उस समय बायर ओनर हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यही यहां पर लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ आइदर सेलर और बायर एज अ बेली ऑफ। साहब उन्होंने एक और प्रोवाइडेड दैट लगाया कि साहब कल को ओनरशिप जब पास हो जाती है तो जैसे ही सेलर से ओनरशिप बायर के पास पहुंची, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब सेलर बेटा उस गुड्स की ध्यान रखेगा ही नहीं, क्योंकि मैं एसी अभी उसके शोरूम पर ही छोड़ कर आया हूं, मैंने कहा मैं बाद में ले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब सेलर उस पर ध्यान ही नहीं देगा। लोग उस पर बैठ रहे हैं, लोग उस पर चढ़ रहे हैं, तो सेलर मना नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अभी भी इसको सेलर को उतनी ही केयर करनी पड़ेगी जैसे कि वो करता अगर वो उसका गुड्स होता तो केयर तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। आप ऑनर नहीं हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हो। तो ये दो प्रोवाइडेड दैट यहां पर लगाए गए। तो हमने इन सिंपल, अगर मैं इसका पूरा कंक्लूजन बताऊं आपको, तो सब कंक्लूजन ये है कि जनरली रिस्क किसकी? सेलर की। कब तक? जब तक कि प्रॉपर्टी पास ना हो जाए। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, नाउ इट इज द रिस्क ऑफ बायर। चलेगा? पक्का? लेकिन लेकिन अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है ड्यू टू डिले, तो डिले की वजह से जो नुकसान हुआ डिलीवरी में, जो भी फॉल्टिंग पार्टी है, रिस्क ड्यू टू डिले वो उसकी। बोलो चलेगा? अगला प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा कि सेम लायबिलिटीज रहेंगी, सेम ड्यूटीज रहेंगी, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, दोनों की ही सेम लायबिलिटीज और ड्यूटीज रहेंगे एज अ बेली। बेली बोले तो मतलब ऐसा मान लो कि एज अ बायर, एज अ सेलर मेरी सेम ड्यूटी रहेंगी। अगर मैं किसी का सामान खुद लेकर आता यूज करने के लिए, तो मेरी ड्यूटी क्या रहती है? मैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करूं, उसकी प्रॉपर देखरेख करूं। वैसे ही यहां पर भी मुझे करना पड़ेगा, भले प्रॉपर्टी क्यों ना पास हो गई। बोलो साहब, समझ में आ रही बात? ये है आपका सेक्शन नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो साहब। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ें फिर। तो ऑक्शन समझते हो क्या होता है? अच्छा, ऑक्शन कंप्लीट कब होता है? जब फॉल ऑफ हैमर हो जाए 1 2 3 है। कहीं नहीं देखा होगा तो आईपीएल में तो ऑक्शन देखा ही होगा। तो जैसे ही वो 1 2 3 सोल्ड, करेक्ट ना? अच्छा, जब तक वो 1 2 3 ना हो, क्या तब तक प्रॉपर्टी पास होती है क्या? स्टिल इट इज अ रिस्क ऑफ सेलर। तो यहां पर एक ऑक्शन चल रहा था साहब, कोई एक एंटीक चीज थी बेटा, और किसी पर्सन ने बेटा उस पर बिड लगाई, बिड उसकी ही हाईएस्ट थी, तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी, वो एंटीक जो भी चीज थी, वो किसकी हो गई? जिसने बिड लगाई थी। लेकिन बिड लगाना कंप्लीट कब होता है? 1 2 3 फॉल ऑफ हैमर। वो फॉल ऑफ हैमर कर ही रहा था, उतने में हैमर टूट गया और वो जाकर लग गया किसको? वो एंटीक चीज को, और वो एंटीक चीज टूट गई। रिजल्ट ये हुआ कि साहब जब तक कि वो फॉल ऑफ हैमर ना हो जाए तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती है। तो स्टिल अभी भी उस एंटीक से जुड़ी हुई रिस्क किसकी? सेलर की। तो इन दैट केस रिस्क किसकी रहेगी साहब? सेलर की। वही लिखा हुआ है जी। पैसा रहता है प्रॉपर्टी से, कुछ पेमेंट का कुछ है प्रॉपर्टी के साथ संबंध? फिर आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका? सैम करन। सही जवाब। तो जैसे ही हुआ 1 2 3 सैम करन लाओ मेरे पैसे, नहीं अभी दो, नहीं तो मैं दूसरी टीम में जाऊं, नहीं नहीं चेक बनाओ आप, ऐसा हा? ऐसा होता है। एक मूवी देखी बहुत पुरानी, स्वर्ग, उसको देखना, उसमें घर बिकता है। तो जैसे ही हुआ 1 2 लाओ पैसे लाओ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को दूसरा ऑप्शन भी कराना भाई, इतना थोड़ी टाइम है, फिर फाउंडेशन का एग्जाम भी देना है। बेटा प्रॉपर्टी का प्राइस के साथ कोई संबंध नहीं है, ये हमने सबसे पहले दिन पढ़ा था, है ना? पेंटिंग जल गई, पेंटिंग चोरी हो गई, एंटिक चल के भाग गया, कैसे डाउट आते हैं यार। चलो, पढ़ लिया क्या साहब?
चले, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशंस। कौन सी दो क्वालिफिकेशन है साहब, आप देख लो। एक तो डिले वाली है कि अगर डिलीवरी में डिले होता है और उस डिले की वजह से नुकसान हुआ। अच्छा, ये बात ध्यान रखो आप, जो लॉस हो रहा है वो डिले की वजह से हो रहा है। अगर लॉस किसी और वजह से हुआ तो वो इसमें कवर नहीं होगा। पहला तो डिले होना चाहिए और जो लॉस है वो डिले की वजह से होना चाहिए। अरे समझ रहे ना मेरी बात को। दूसरा साहब, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज वो सेम रहेंगी जो एज आ वेली रहती हैं। बोलो साहब, चलेगा? चलो ये पढ़ो क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 12 पढ़ो। एग्जांपल नंबर 12। साहब 100 बेल्स ऑफ कॉटन लेनी थी, उसने आधी ले ली, मतलब 50 ले ली ऐसा समझ लो। लेकिन 50 को लेने में उसने क्या कर दिया है, डिले कर दिया है। उस डिले की वजह से जो कॉटन बेल्स थी वो अनफिट हो गई हैं, अब वो यूज करने लायक नहीं बची। गलती किसकी है साहब? बायर की है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिंपल लॉजिक। चले साहब, क्या सेक्शन नंबर 26 को लेकर कोई टेंशन? तो क्या करें, साइड में जो भी नोटिंग करना वो करते चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो साइड में नोटिंग जो मैंने करवाई थी वही कर लें कि जनरली रिस्क किसकी? सेलर की, जब तक कि प्रॉपर्टी पास ना हो जाए। प्रॉपर्टी जैसे ही पास हुई, रिस्क किसकी? बायर की, प्रोवाइडेड दैट 1 और 2, डिले और जनरल ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। बोलो चलेगा? यहां पर सेक्शन नंबर 26 हो जाता है साहब समाप्त। सेक्शन नंबर 27 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक की जो कहानी है वो किसकी है साहब? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय दी नॉन ऑनर्स। देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं साहब, एक होता है ऑनरशिप और एक होता है टाइटल। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि दीज टू आर दी सिनोनिम, बट इनमें डिफरेंस होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सर, ऑनरशिप का मतलब है मेरे पास राइट टू यूज है, मेरे पास राइट टू डिस्पोज है, मेरे पास राइट टू रिस्ट्रिक्ट है, मेरे पास राइट टू अलाउड है। अरे किसी प्रॉपर्टी का मैं यूज कर सकता हूं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, किसी को अलाउ कर सकता हूं यूज करने के लिए, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। ये सारी कहानी किसकी है? ऑनरशिप की। लेकिन टाइटल का मतलब होता है लीगल टाइटल, जो ऑनरशिप को शो करे। अरे यार, जो भी जमीन जायदाद मेरे बाप के पास है वो मेरी है, मैं उसको यूज कर सकता हूं, मैं किसी को मना कर सकता हूं, मैं किसी को अलाउ कर सकता हूं। इट इज नॉन एज ऑनरशिप। लेकिन अभी आप डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो क्या मेरा नाम लिखा है उस पर? लीगल टाइटल किसका है? पिताजी का है। दोनों में बात समझ में आ रही? तो यहां पर हम किसको ट्रांसफर करने वाले हैं? उस लीगल टाइटल को ट्रांसफर करने। और ट्रांसफर कौन करेगा? नॉन ऑनर, मतलब जिसके पास जो नहीं है वो उसको वो देगा। अरे आप समझ रहे हैं कि मेरी बात? मतलब ऐसी बात हो गई कि मेरे पास ज्ञान नहीं है और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो आप मुझे बताओ, जिसके पास जो नहीं है क्या वो अगले वाले को वो दे सकता है? आंसर इज नो। यही लिखा है यहां पर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, क्योंकि साहब मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज ट्रांसफर कर रहा हूं जो मेरे पास खुद भी नहीं है, लेकिन अगर आप वो चीज गुड फेथ में मेरे से ले रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आशीष सर के पास ऑनरशिप नहीं है, टाइट, आपको ये पता नहीं है, आपको लगता है अगर सर दे रहे हैं तो सर के पास ये चीज, तो फिर अगर गुड फेथ में आप करते हो ऐसा तो आपको वो चीज वैलिडली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो हम देखेंगे, वो कैसे मिलेगी हम देखेंगे। लेकिन पहले जर्नल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन। किसने बेचा साहब? who is not the owner thereof and who does not sell them and under the authority। ना तो वो ओनर है ना ही उसने सेलर, जो ओरिजिनल सेलर है उससे अथॉरिटी ली है। the buyer acquire no better title। तो बायर को कभी भी बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, मतलब कल को जाकर बायर उसका रियल ओनर नहीं बनेगा। बोलो पक्का? प्रोवाइडेड दैट। तो एक आदमी होता है जिसका नाम है मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट के पास अथॉरिटी होती है, भले उसका ओनर उस गुड्स का प्रिंसिपल होता है, बट प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दे रखी कि आप मेरे बिहाफ पर ये सामान बेच सकते हो। तो कल को अगर एजेंट वो सामान बेचता है तो बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा।
वही लिखा है साहब। बोलो चले, आओ साहब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक लाइन एग्जाम में कभी कभी आ जाती है। ये लैटिन में लिखा है बेटा, नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट, मतलब विच मीन्स नो वन कैन गिव वॉट ही हैज नॉट। जो जिसके पास नहीं है वो कभी आगे वाले को वो चीज कभी भी नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 जल्दी से पढ़ें। साहब हायर परचेज भी ऐसे ही होता है कि जब तक कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दें आप कभी भी उसके ओनर नहीं बनते। और मैंने मान लो अभी हायर परचेज पर ही कोई चीज ली थी और वो आगे जाके किसी को बेच दी, तो बेटा उसको कभी भी बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। जो मेरे पास टाइटल था एज अ हायरर वही सामने वाले के पास भी चला जाएगा, लेकिन उसको कभी भी बेटर टाइटल, लीगल टाइटल नहीं मिलेगा। अब समझो इस बात को, अगर इस सेक्शन को हम रिजिडली अप्लाई करें, बिल्कुल ऐसा फोर्सफुली कि नहीं ये होना चाहिए, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत सारे जो इनोसेंट बायर हैं बेचारे वो क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। आप समझ कर देखो ना साहब, मैंने कोई ऐसी चीज बेच दी जिसका मेरे पास लीगल टाइटल नहीं था, बट बायर को थोड़ी पता है कि आपके पास लीगल टाइटल है या नहीं है, वो तो इनोसेंटली वर्क कर रहा है। और कल को क्या होगा, उसने मुझे पैसे दे दिए, रियल ओनर जो था उसने आकर बायर से क्या वो सामान ले लिया, तो वो तो सामान से भी गया और पैसे से भी गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस बहुत हो जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ बनाए एक्सेप्शंस, कि अगर वो कुछ केसेस होंगे तो उसमें बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा। अरे क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, जनरल रूल क्या है कि बेटर टाइटल मिलेगा क्या? नहीं, जनरल रूल ये बोलता है कि बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन नंबर 1 है, अगर सेल करता है कौन, मर्केंटाइल एजेंट, क्योंकि मर्केंटाइल एजेंट के पास साहब ऐसा बेटर टाइटल तो होता नहीं है, लेकिन अगर वो बेच रहा है और अगर उसके पास अथॉरिटी है तो साहब हमारे बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा। क्या लिखा है देखो, कुछ कंडीशन लिखी है। इफ ही हैज पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ, आप समझो बात को, मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन होना चाहिए गुड्स का या ओनरशिप होनी चाहिए गुड्स की, किसकी कंसेंट से, ओनर की कंसेंट से। इफ द सेल वाज मेड बाय हिम विद एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो एजेंट का जनरली काम है वो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही काम कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द बायर हैड एक्टेड इन अ, तो हम जितने नीचे पढ़ेंगे उन सब में एक चीज कॉमन है कि बायर हमारा गुड फेथ में काम कर रहा। अगर बायर को पहले से ही पता है कि ये आदमी को ये चीज बेचने की पावर ही नहीं है फिर भी वो खरीद रहा है, तो फिर वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है, फिर उसको उस केस में बेटर टाइटल कभी भी नहीं मिलेगा। बोलो देखो ये लिखा ना, नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। उसको ऐसा नहीं पता है कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, कल को बायर को पता है कि जो बेच रहा है उसके पास तो अथॉरिटी नहीं बेचने की, और फिर भी आप जानबूझकर खरीद रहे हो, तो गलती फिर आपकी है साहब, फिर आपको बेटर टाइटल कभी भी नहीं मिलेगा। अरे वही मूवी बंटी और बबली, वो ताजमहल बेच देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ताजमहल इनका ही होगा तभी तो ये बेच रहे। अरे हाँ, अगर उनको ये पता होता है कि ताजमहल तो गवर्नमेंट का है और इनके पास अथॉरिटी है ही नहीं इसको बेचने की और फिर भी वो खरीदते, तो फिर तो बायर ही बेवकूफ है आपका। हाँ बोलो साहब, तो पहला एक्सेप्शन क्या है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ये है एक्सेप्शन नंबर 1। चलो सर, एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। तो अगर किसी चीज के एक से ज्यादा ओनर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट ओनर, और उन ज्वाइंट ओनर में से कोई एक सेल कर दे, बेच दे, तो साहब जो हमारा बायर है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। क्या लिखा है देखें,
in one of the several joint owner of goods has the sole possession of them by the permission of co-owner. अच्छा, ज्वाइंट ओनर में से एक ओनर के पास क्या है? पूरी पोजीशन है. पूरी पोजीशन किसकी अथॉरिटी से है? बाकी को ओनर की अथॉरिटी से, कि चलो सामान तुम्हारे घर पे ही रखा रहने दो. The property in the goods is transferred to any person who buy them from such joint owner in a good faith and has not at the time of contract of sale noticed that seller has. ये तो कॉमन चलना है सब में कि साहब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो गुड फेथ में हुआ है, और जो हमारा बायर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर करते समय उसको ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं था कि सेलर के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है. ये सब में कॉमन चलने वाला है. एक बार जल्दी से एग्जांपल नंबर 15 पढ़ो. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन शर्त ये है ना कि पहले तो ज्वाइंट ओनर होना चाहिए, किसी एक की पोजीशन में होना चाहिए. पोजीशन में जब भी किसी एक की होगा तो वो बाकियों की परमिशन से होगा. फिर उसमें से एक ने बेच दिया. देखो, ए सेल्स द टीवी एंड वीसीआर टू पी हु बाय इट इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस दैट ए हैड नो अथॉरिटी टू सेल. उसको ऐसा नहीं पता था कि ए के पास बेचने की अथॉरिटी नहीं है. पी गेट अ गुड टाइटल टू वीसीआर एंड टीवी. बाकी के जो रिमेनिंग को ओनर है वो किसको क्लेम करेंगे? ए को. बोलो साहब. नहीं बेटा, कहां पे थी? वाह राजा वाह. नहीं तो वो ही नहीं है लेकिन यहाँ पे. हाँ ठीक है, अब तुम वहां से कॉपी पेस्ट करके ले आओ. हाँ चलें साहब. तीसरा क्या लिखा? सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका नाम है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. CUFM 15, 16, 17 ऐसे कुछ सेक्शन पढ़े थे. कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड. मतलब कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया जाए इन चार में से किसी को भी यूज करके तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल. चलेगा. अच्छा, फिलहाल आप इतना समझो, मैं यहां से घर जा रहा था, बीच में कोई रास्ते में मेरे को एक पर्सन मिला, उसने मेरे को रोक लिया. और रोक कैसे? कनपट्टी पे उसने क्या लगा दी? पिस्टल. उसने कहा जो भी तुम्हारे पास है निकालो. मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं. उसने कहा ज्यादा साड़े मत बन, मोबाइल निकाल तेरा. मैंने मोबाइल उसको दे दिया डर के. उसने वो मोबाइल किसी और को बेच दिया. उसने वो मोबाइल किसी, अच्छा जिसको बेचा क्या उसको पता है कि ये मोबाइल ऐसे लेकर आया है? ही और शी इज एन एक्टिंग इन अ गुड फेथ. उसको बेटर टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही बोल रहे हैं यहां पे. हाँ वो तो मेरा नुकसान हो गया, अब क्या करें बेटा. चले, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of goods under the contract of वाइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वाइडेबल. अगर कोई भी पर्सन किसी गुड्स को एक्वायर करता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और फर्दर उसको आगे जाकर बेच देता है तो जो हमारा बायर है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा. लॉजिक बहुत सिंपल है. एग्जांपल नंबर 16. बोलो साहब, क्या बात समझ में आ गई? बेटा लॉ बिना एग्जांपल्स के चलता नहीं, इसलिए एग्जांपल्स पढ़ते रहें आप. किसको? वाई को कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वो जेड से झगड़े, लेकिन हमारी तो आज का मुद्दा जेड का है. हमारे जेड को तो बेटर टाइटल मिल जाएगा, वाई जाकर कल को उससे रिकवर नहीं कर सकता है. सिंपल बात ये है. बोलो चलेगा? चलें, पहला क्या था? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. दूसरा क्या था? को ओनर वाला था. थर्ड क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. चौथा क्या है? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ. ये थोड़ा सा टेढ़ी चीज है. मतलब हुआ क्या साहब, मैंने एसी खरीद ली लेकिन मैं एसी उसके यहीं छोड़ आया.
उसके पास वो लास्ट पीस ऑफ एसी था, कोई अगली पार्टी आई, उसने वो उसको बेच दिया, तो दिक्कत हो गई। अच्छा मुझे आप बताओ, जब आप किसी, जैसे से फॉर एग्जांपल आप लोटस पे गए, आपने वहां पर एसी देखा, आप तो गुड फेथ में यही समझोगे ना कि ये बेचने के लिए रखा है। अच्छा आपको ये तो कोई पता चल नहीं रहा कि ये ऑलरेडी बिक चुका है, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, वो बायर, ऐसा कुछ तो पता। दैट सिंपल मींस बायर इज इन एक्टिंग इन अ गुड फेथ। अरे करेक्ट ना बात? तो कल को अगर लोटस वाला उसको फर्दर बेच दे तो वो उसका हुआ, फिर मैं क्या करूंगा? मैं जाऊं लोटस वाले से लड़ूं भिड़ूं और कंपनसेशन मांगू। कल को अगर मैं सेम एसी बाहर खरीदने गया और मुझे 2,000 रुपए महंगा मिला, तो ये 2,000 की भरपाई कौन करेगा? लोटस वाला। दीज आर नोन एज दी डैमेजेस। चलो पढ़ो एक बार क्या लिखा है। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन, किसी पर्सन ने गुड्स को बेच दिया है लेकिन गुड्स अभी भी पोजेशन में उसकी ही हैं, ही मे सेल देम टू अ, तो बेटा वो आगे चाहे तो उनको थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन अ गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस, अच्छा उसको प्रीवियस सेल का पता नहीं था, he would have got title to them although the property in the goods had passed to the first buyer earlier। भले पहले बायर को प्रॉपर्टी पास हो गई थी, स्टिल जो हमारा सेकंड बायर है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा। अब प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय द सेलर इन पोजीशन आर इक्वली वैलिड। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपके पोजीशन में गुड्स था, वो आगे जाकर आपने प्लेज कर दिया है, मॉर्गेज रख दिया है, वो प्लेज और मॉर्गेज भी वैलिड माना जाएगा। पढ़े एक बार एग्जाम्पल नंबर 17। इजी लिखा है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने एसी खरीदा, रखा वही है, सामने वाले ने कहीं वो प्लेज रख दिया, मॉर्गेज रख दिया, जिसके यहां मॉर्गेज रखा वो मॉर्गेज वैलिड है, क्योंकि उसको भी पता तो है नहीं कि पहले बिक चुका है। वैसा बोलो साहब, यहां तक कोई दिक्कत? चलें सर, पॉइंट नंबर 5 क्या है? सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन वेस्टेड। अच्छा दोनों में पता है डिफरेंस क्या है? इसमें पहले प्रॉपर्टी गई थी, पोजीशन बाकी था, इसमें पोजीशन आ गया है, प्रॉपर्टी आई नहीं है। इन केस ऑफ हायर परचेज आपके पास पोजीशन होता है, प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप ओनर कब बनोगे? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बट पोजीशन तो पहले दिन से है ना। अरे पोजीशन तो मेरे पास व्हीकल की पहले दिन से आ गई, मैं मालिक नहीं हूं, लेकिन ऊपर वाले में मालिक थे लेकिन पोजीशन नहीं थी। अरे दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? ऊपर वाले में क्या था? ओनरशिप थी लेकिन पोजीशन नहीं था। नीचे वाले में पोजीशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें क्या होगा साहब? एक ऐसा सेलर है जिसके पास गुड्स की पोजीशन है लेकिन वो ओनर नहीं है, और उसने किसी आगे वाले को वो बेच दिया, तो जिसको बेचा उसको भी बेटर टाइटल मिल जाएगा। Where a buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before the property in them has been passed to him। साहब बायर ने सेलर की से अथॉरिटी से, परमिशन से, बायर ने सेलर की परमिशन से अपने पास क्या ले ली? पोजीशन। लेकिन स्टिल अभी भी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, तो पोजीशन में किसकी है अभी गुड्स? बायर की। आगे क्या हुआ? he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to the third person। मतलब मैंने लोटस से टीवी खरीदा तो है लेकिन अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, स्टिल जो एसी की ओनरशिप है वो किसके पास है? लोटस वालों के पास है, लेकिन उसकी पोजीशन मेरे पास आ गई। मतलब टीवी, वो जो एसी था वो मेरे घर पर आ गया है, मैंने इस एसी को आगे बेच दिया या डिस्पोज कर दिया या मॉर्गेज कर दिया, तो आगे क्या होगा? एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इन अ गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ लीन और द राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर, जिसको मैंने आगे बेचा उसको ये कुछ भी नहीं पता था कि एसी की ओनरशिप अभी भी लोटस की है, उसको ऐसा पता, तो साहब अगले वाले को क्या मिल जाएगा? बेटर टाइटल।
एग्जाम्पल नंबर 18। एक हाउएवर लिखा है, दिख रहा है? ये और उसी के साथ एग्जाम्पल पढ़ लें तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। बोलो साहब, चलेगा? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है? इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। चलें एक काम करें, डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 19 पढ़ें पहले, फिर अपन वहां पर आएंगे। बोलो साहब, पहले पढ़ो एग्जाम्पल, फिर पढ़ेंगे ऊपर। एग्जाम्पल समझ में आ गया साहब? एज अ सेलर आप क्या कर रहे हो? आप अपने कंडक्ट से ये बता रहे हो कि मैं ओनर नहीं हूं, तो साहब जो थर्ड पार्टी है वो तो यही मान के चलेगी ना कि तुम ओनर। वही लिखा हुआ है, वेयर इज ओनर, वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। मैं मेरे कंडक्ट से ये बता रहा हूं कि जो बेच रहा है ना, उसके पास बेचने की अथॉरिटी, मैं ये बता ही नहीं रहा हूं। तो कल को आप खरीदोगे तो आप क्या बोलोगे? क्या वो ही ओनर होगा? अगर वो ओनर नहीं होता तो आप बोलते कि नहीं नहीं वो ओनर नहीं है, मैं ओनर। आपने ऐसा बोला ही नहीं। जब आपने नहीं बोला तो जो खरीद रहा है सामने वाले को बेटर टाइटल मिलना ही चाहिए। वही लिखा हुआ है साहब इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल में। चलें सेल बाय, तो इसके बाद जो आपकी यूनिट है उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। एक ऐसा सेलर जिसकी आपने कंसिडरेशन पे नहीं की है, तो उसके पास राइट है, जब आप नहीं पे कर रहे हो तो वो किसी और को सामान बेच देगा। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर। तो कुछ भी हो गया हो, उसके पास भी राइट आएंगे ना, राइट अगेंस्ट गुड्स भी आएंगे, राइट्स अगेंस्ट बायर भी आएंगे, वो अपन पढ़ेंगे अगली यूनिट में। लेकिन एक सेलर जिसको आपने अभी तक अपने गुड्स की पैसे नहीं चुकाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के पास बेटा राइट होता है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। तो अगर वो अनपेड सेलर किसी गुड्स को सेल करता है, तो जो अगला पर्सन है जिसने गुड्स उससे खरीदे उसको बेटर टाइटल ऑलवेज मिल जाएगा। चलें सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। बेटा अदर एक्ट की भी कुछ कहानियां लिखी हुई हैं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, ऑल्दो इतना रिलेवेंट नहीं है। बोलो साहब, क्या यहां तक बिल्कुल क्लियरिटी? साहब हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 27 से थी शायद कहानी चालू, ये रहा। हम पढ़ रहे थे साहब ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय दी नॉन ओनर, सेक्शन नंबर 27, 8, 90, 29 एंड 30। सबसे पहला क्या पढ़ा था साहब? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। दूसरा पढ़ा था सेल बाय वन ऑफ दी ज्वाइंट ओनर। फिर पढ़ा था सेल बाय पोजेशन under voidable contract, sale by person who has already sold the goods but continues in possession, sale by buyer obtaining possession before the property and goods has been vested him, effect of estoppel, and sale by unpaid seller। जनरल रूल ये बोलता है कि साहब जिसके पास जो है वो वही ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड फेथ में किया जाए तो वहां पर हमारे बायर को बेटर टाइटल मिल जाएगा। बोलो बोलो साहब, यहां तक क्या बात समझ में आती है? पक्का बोलो, यहां तक क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज प्लीज लेट मी नो, बताएं। कोई दिक्कत?